चैप्टर 17 कॉन्टिन्यूड। आज हम सीखेंगे 17.3 एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे निकालते हैं। यस अब आपको पता होगा शायद कि दो लाइंस के बीच में एक एंगल तो होता है एक्यूट और दूसरा एंगल होता है ऑब्ट्यूस। इन दो की बात क्यों नहीं करते? ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 150 है तो ये भी 150 होगा। तो यदि मैं दो लाइनों के बीच का एंगल निकाल रही हूं, मुझे कैसे पता चलेगा 30 डिग्री आया या 150 डिग्री आया? तो फिर वही बात कि मैम यदि आंसर आया नेगेटिव तो ऑब्ट्यूस होगा, और क्योंकि इसके फॉर्मूले में भी tan यूज होता है, और आंसर आया पॉजिटिव तो एक्यूट होगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए इस एंगल का नाम अल्फा मान लो। राइटर ने मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस से क्या होगा? tan अल्फा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और हमारा हर क्वेश्चन में एक्यूट आंसर आएगा। मान लो क्वेश्चन आया फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये 30 डिग्री आ गया ना, अब कह दो जी ऑब्ट्यूस 150 होगा, 180 में से ये घटा के ऑब्ट्यूस बता देना। बट हम पूरी एक्सरसाइज एक्यूट इस फॉर्मूले से करने वाले हैं, और इससे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और tan अल्फा पॉजिटिव आएगा तो एंगल ऑलवेज एक्यूट होगा। ये tan तो वही ट्रिग्नोमेट्री वाला tan है। अब कोर की बुक में यहाँ थीटा है, तो मेरा मैथ में जो बहुत बच्चा वीक है वो एक्सरसाइज 2 के थीटा को और इस थीटा को मिक्स कर देता है। ये थीटा है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, और 17.2 का थीटा था एक्स एक्सिस और लाइन तक के बीच का एंगल जो स्लोप के काम आता है। ये एंगल तो स्लोप के काम आ ही नहीं सकता। कैसे? लाइन यहाँ पे है, ये तो इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल कैसे स्लोप के काम आ जाएगा? और दोनों लाइनों का अलग अलग स्लोप होगा, तो ये अल्फा तो दोनों के काम ही नहीं आ सकता। तो कोर की बुक्स में यहाँ थीटा है, एनसीईआरटी में भी थीटा है, तो अच्छा हुआ इन्होंने लेटर चेंज कर दिया। वो थीटा क्या था? स्लोप के काम जो आता है, और ये अल्फा क्या है? दो लाइनों के बीच का है। ठीक है, m1 क्या है? पहली लाइन का स्लोप, और m2 क्या है? दूसरी लाइन। ये ऐसा ना लगे लाइन का नाम, लाइन का नाम ना लगे ये। पहली लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। इन्होंने स्लोप्स दे दी, वेल एंड गुड। इन्होंने स्लोप भी नहीं दिए और कह रहे एंगल भी निकालो। 17.2 हमने कर ली, हम निकाल लेंगे स्लोप, मत दो। फिर 2 पॉइंट ऑन द लाइन देंगे, कुछ तो देंगे ना। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालने के लिए केवल दो ही चीजें चाहिए, क्या? दोनों लाइंस का स्लोप, एंगल बिटवीन द टू लाइंस आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ लाइंस आर पैरेलल तो दोनों लाइनों का स्लोप हमेशा इक्वल। अच्छा, मैं इसका प्रूफ क्यों नहीं करा रही, सुनो। इसका प्रूफ मैं इसलिए नहीं करा रही हूं, कोर का एक फॉर्मूला चाहिएगा, tan a प्लस बी, tan x प्लस वाई, tan थीटा प्लस फाइव, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b कोर में है, अप्लाइड में टिग्नो ही नहीं है। तो इसका प्रूफ टीचर कैसे मान सकता है? यदि लाइंस, जिन लाइनों का स्लोप इक्वल होगा वो लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। ये तो कॉमन सेंस है भाई, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि स्लोप इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा, तो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा ही होगा। और यदि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और यदि लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यानी यदि एक लाइन का स्लोप 2/7 है तो दूसरे का होगा -7/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल। 2/7 किससे मल्टीप्लाई करके -1 देगा? अपने रेसिप्रोकल से और नेगेटिव से। तो चलो ओरल थोड़ी प्रैक्टिस करवाओ। एक लाइन का स्लोप 1/5 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -5। एक लाइन का स्लोप 2/3 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, एक लाइन का स्लोप 2 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/2। एक लाइन का स्लोप 5 है तो पैरेलल लाइन का स्लोप 5। पैरेलल लाइन का स्लोप, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से कट के 1 आ जाएगा और नेगेटिव से माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये 3 कॉन्सेप्ट करके 17.3 शुरू।
एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। पॉइंट्स ए बी, ये भी सुन लो बेटा, फिर मैं पॉज कर रही हूं, कर लेना। पॉइंट्स ए बी सी को कोलिनियर प्रूव करना है, तो इसके लिए ये दिखा देना, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी इक्वल दिखा देना। क्यों? यदि आपने ए बी और ए सी का स्लोप इक्वल दिखा दिया तो आप कहोगे मैम पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि मान लीजिए ये पॉइंट है 1,5, तो 1,5 दो जगह कैसे पहुंच गया? तो ए बी और ए सी पैरेलल का क्या मतलब निकलता है? ए बी और ए सी पैरेलल क्या मतलब निकलता है इस बात का? दोनों बेटा नहीं, कुछ और सोचो। यदि मैं ए बी और ए सी का स्लोप इक्वल दिखा देती हूँ तो इस थ्योरम से लाइंस पैरेलल हो गई, बट ये इम्पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? ये मेरा डायग्राम ही गलत है। सेम पॉइंट है ना? हाँ, ए दो जगह 1,5 दो जगह कैसे हो गया? इसका मतलब ये बी कहीं एसी के ऊपर कहीं होगा ना। तो क्या साबित कर दिया कि पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। दोबारा समझो, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लो कि राइटर कहता है ए 1, ये हो गया मान लीजिए 4,6 और ये हो गया यहाँ पे 7, हाँ मतलब कुछ भी ले लो, और 10,5, ये तो 5 ही होगा ना सबका, कि इन्हें कोलिनियर दिखाओ। तो प्लॉटिंग से कोलिनियर नहीं दिखाएंगे, ए बी और एसी का स्लोप इक्वल दिखा देंगे तो पैरेलल हो गई। बट पॉइंट ए इज कॉमन इन बोथ, तो ए बी और एसी पैरेलल नहीं हो सकती, ओवरलैप करेंगी। और जब ए बी और एसी ओवरलैप करेंगी तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे। पैरेलल कह सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जीरो, इनके बीच की डिस्टेंस जीरो। जो ओवरलैप लाइंस होती है उनको भी पैरेलल बोल सकते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जीरो। जो यदि लाइन ओवरलैप करें तो उनको भी पैरेलल लाइंस की उसमें माना जाता है और उनके बीच की डिस्टेंस को जीरो बोला जाता है। पैरेलल लाइन, क्योंकि हम जो 12th में कोलिनियर वेक्टर्स करेंगे तो जो ओवरलैप, पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं और जो ओवरलैप करेंगे उनको भी हम कहेंगे। आप ये मतलब इनको क्या कहोगे? ओवरलैप, इनके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? दो तरह की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। दो ही तरह की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, है ना। इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे काटती हैं तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी नहीं कह सकते, ये तो हर पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को। कोलिनियर लाइंस कुछ होता ही नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स होता है। कोलिनियर के आगे कभी लाइंस वर्ड नहीं आता, कभी भी। ये शब्द आपको मिलने के ही नहीं। कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर लाइंस नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि स्लोप इक्वल है और तो लाइन पैरेलल है नहीं, हम कह रहे ओवरलैप्ड है लाइंस। तो यानी एबीसी क्या दिखा दिया आपने? कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन चार कॉन्सेप्ट पर पूरी 17.3 बेस्ड है। इन चार कॉन्सेप्ट पर 17.3 बेस्ड है। अब शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स। चलिए देखें एग्जाम्पल 1 शुरू के, तो एग्जाम्पल्स इजी मिलने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द लाइन, find the angle between the x-axis and the line joining the point। अब इसके हम दो मेथड कर रहे हैं। मेथड 1 पहले बुक का मेथड, दो लाइन लेनी है, एक लेनी है एक्स एक्सिस और एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है 3-1 एंड 4-2। क्या 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 चाहिए एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालने के लिए? स्लोप्स। स्लोप्स, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज
यस, कल के परसों के नहीं, कल के नोट्स में है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, इसको मैंने m1 मान लिया से। एंड स्लोप ऑफ द लाइन, इसका नाम लिख लूं, ए बी। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका नाम मैंने m2 मान लिया। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, ऐसे कर देते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। 0 इंटू समथिंग 0, tan अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो गया 45 डिग्री। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस आया ये। अच्छा, यदि मैं इसको 17.2 से करती, एक्सरसाइज 17.2 से करती, तो कैसे करती इसको मैं, 3 माइनस 1, 4 माइनस 2 और एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस, ऑब्ट्यूस एंगल आ जाता। कैसे आ जाता ऑब्ट्यूस एंगल, इसको हम थीटा नाम देते थे 17.2 में। एक तो इस लाइन का स्लोप tan थीटा हो जाएगा और एक इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 हो जाएगा। टेबल में से देख के बताओ tan थीटा माइनस 1 कब होता है, 135 पर, तो थीटा 135 हो जाएगा। अब मैं भी तो अलग अलग आंसर आ गए, नहीं अलग अलग आंसर नहीं आए। हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल दोनों के बीच में 135 और एक्यूट एंगल दोनों के बीच में 45। मेरे हिसाब से यदि ये आंसर भी दे रहा है बच्चा, क्वेश्चन में है फाइंड एक्यूट एंगल, कहाँ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो हमें क्या पता आप 17.2 से दे रहे हो क्वेश्चन या 17.3 से। 17.2 का एग्जाम्पल नंबर 3 निकालना, एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसमें वर्ड है फाइंड द इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन किसको कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इंक्लिनेशन वर्ड आया तब तो आप 17.2 से ही करके आएंगे। आपने कह दिया 45 इंक्लिनेशन है, रॉन्ग। इंक्लिनेशन तो वो एंगल है जिससे स्लोप निकलता है, तो यदि इंक्लिनेशन आया तो इसी मेथड से करना है, और यदि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस आया तो दोनों मेथड एप्लीकेबल है, लेकिन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन मेरे ख्याल से किससे कर लो, इस मेथड से कर लो। लेकिन मेरे को कोई ये करके देगा तो मैं कैसे नंबर काट लूंगी, और मान लो इसके बाद बच्चा दोनों चीजें लिख दे, द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द लाइंस इज 135 डिग्री, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज 45 डिग्री, मेरी कैसे हिम्मत हो जाएगी नंबर काटने की कि बेटा यही फॉर्मूले से करना था, मैं तो नंबर काटूंगी क्योंकि एमएल अग्रवाल में इस फॉर्मूले से है। ये कोई तुक नहीं हुई, समझ पाए ना बेसिक अच्छे से। फाइन, अच्छा एंगल बिटवीन द टू लाइंस दे दिया। अब देखो इन्होंने सॉल्यूशन में थीटा लेटर यूज किया है, मैं कौन सा लेटर प्रीफर करूंगी, अल्फा, जिससे हमारे माइंड में रहे इंक्लिनेशन के लिए थीटा यूज होता था, स्लोप के लिए थीटा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए अल्फा। हम पजल नहीं होंगे, मैं तो अल्फा यूज कर रही हूँ।
और एक लाइन का स्लोप हाफ है, दूसरी लाइन का स्लोप मांगा है। अब इन्होंने M2 को हाफ लिया, मैंने M1 को हाफ लिया, क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? दोनों लाइंस के बीच का एंगल 45 है, एक का स्लोप हाफ है, एक का स्लोप मांगा है। चाहे मैं दूसरे M2 को M ले लूं, मतलब वरना मुझे M2 लिखना पड़ेगा ना पूरे सॉल्यूशन में। तो मैंने एक स्लोप को M मान लिया और एक स्लोप हाफ। अब इसको हाफ मान लो, इसको M, इसको हाफ मान लो, इसको M, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मॉडुलस है। बाबू दोनों ही दो एंगल बिटवीन अल्फा, हमने एक लेटर यूज कर लिया। 45 को भी कह सकते हैं अल्फा, 135 को भी कह सकते हैं अल्फा। अल्फा है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एक्यूट मांग रहे तो अल्फा 45, ऑब्ट्यूस मांग रहे, इसमें मॉडुलस में दोनों आंसर है। मॉडुलस ना लगाऊं तो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही एंगल बिटवीन द टू लाइंस है। मैं थीटा लेटर यूज करने के लिए मना कर रही। चलिए फॉर्मूला, tan अल्फा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस में tan 45 डिग्री हाफ माइनस m 1 प्लस हाफ इंटू m। tan 45 होता है 1, एलसीएम लेकर 2 से 2 काट दो। क्या सिखाया था? जब मॉडुलस हटता है तो, वेरी गुड, शुक्र है। मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस होगा। पार्टीशन करो, एक बार +1 लेकर m की वैल्यू निकालो, एक बार -1 लेकर m की वैल्यू निकालो, और वो दोनों ही उस लाइन के स्लोप होंगे। देखो दो आंसर क्यों आए? यस। और थोड़ा सा बेसिक, रजत यहाँ आओ। और थोड़ा सा बेसिक कि मैम एक लाइन के दो स्लोप तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है एक लाइन के दो स्लोप। मान लो ये कोई लाइन है और ये एंगल मान लो 20 डिग्री है, तो इसका एक ही तो स्लोप होगा tan 20 डिग्री। और कैसे 10-12 स्लोप इसके हो सकते हैं? अब मेरे दो आंसर आ रहे, देखो क्यों। केवल यही लाइन बना सकती है हाफ वाले के साथ 45, ये वाली लाइन नहीं बना सकती हाफ के साथ 45। केवल इधर वाली लाइन ही बनाएगी 45 डिग्री इस लाइन से, एक और लाइन भी तो 45 डिग्री बना सकती है। मान लो ऐसे है, ये 45, ये हाफ स्लोप, ये m स्लोप, केवल यही बना सकती है 45, ये वाली लाइन नहीं बना सकती 45। दो लाइन 45 डिग्री बना सकती है ना गिवन लाइन से, तो इसलिए m के दो आंसर है। एक ही लाइन के नहीं है ये दोनों स्लोप, दो अलग अलग लाइन के हैं। यानी दो लाइन एग्जिस्ट करती हैं जो गिवन लाइन के साथ 45 बना रहे। टू हो जाए तो नेक्स्ट ट्राई करना। Slope of a line is double the slope of another line. Let किसी भी एक लाइन का स्लोप m मान लीजिए, तो दूसरी लाइन का स्लोप उसका डबल लेना है। टेंजेंट ऑफ द एंगल, tan का फुल फॉर्म लिख दिया, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी एंगल नहीं दिया, tan अल्फा दे दिया। अल्फा का टेंजेंट, यहां एंगल दिया था, उस एंगल का टेंजेंट मैंने निकाला 1, यहां ये ही दे दिया, tan अल्फा ही दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड देयर स्लोप्स। हो जाओ शुरू। tan अल्फा का फॉर्मूला, tan अल्फा का फॉर्मूला लिख दो, एक स्लोप को m भर दो, एक स्लोप को 2m। कुछ लोगों को लगता है मैम बड़े वाले स्लोप को पहले भरो, नेगेटिव नहीं आएगा। अरे भैया मॉडुलस है तो, मॉडुलस है तो, मॉडुलस हटेगा, प्लस माइनस लगेगा। पार्टीशन बनाओ,
एक बार 1/3 के साथ सॉल्व करो, एक बार -1/3 के साथ सॉल्व करो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम हमने 2m पहले ले लिया, हमारा ये नेगेटिव नहीं चल रहा है। सेम आंसर आना है। उनका ये वाला हिस्सा इधर होगा, ये वाला हिस्सा इधर होगा। कुछ लोग मॉडुलस से माइनस खत्म कर देते हैं, वो भी करेक्ट है। मॉडुलस से माइनस खत्म कर दो, वो भी करेक्ट है। मॉडुलस माइनस को खा जाएगा। अब आप, अरे अरे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आप बोलना या आप निकालो। क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एम के दो आंसर यहाँ पे बताना। क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एम के दो आंसर यहाँ पे बताना। फिर उसके बाद भी बहुत कुछ लिखना होगा, वो मैं बताऊंगी। क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो आंसर केस 1 में, दो आंसर केस 2 में। ये ध्यान देना बेटे, मेरे वाला केस है ना पहले आपका। अब बताना है कुछ। रजत पहले सुन ले, कुछ बताना है। बच्चा लिख के आता है यहाँ पे आंसर कि 1 ये इसका डबल है और ये इसका डबल है। अरे भाई, ये चारों पहली वाली लाइन के स्लोप है चारों। ये चारों m की वैल्यू है, 2m की नहीं। ये चारों m की वैल्यू है। जैसे इसमें m के दो आंसर है, इसमें m के चार आंसर है। तो अब आपको लास्ट में लिख के आना है हेंस स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज -½ अच्छा, 8 स्टेटमेंट, ओ भाई 8 स्टेटमेंट में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, पहली लाइन का स्लोप -½ है, तो दूसरी लाइन का स्लोप -½ का डबल -1 हो जाएगा। पहली लाइन का स्लोप -1 है तो दूसरी का डबल हो जाएगा। पहली लाइन का स्लोप ½ है तो दूसरी का ½ का डबल हो जाएगा। पहली लाइन का स्लोप 1 है तो दूसरी का, तो ये चारों पहली लाइन के स्लोप है। यानी इसमें टोटल 4 पेयर होंगे। पेयर कह लो, 8 आंसर कह लो, 8 आंसर होंगे। 8 आंसर ज्यादा कह लो, 8 लाइंस नहीं होंगी, 8 पेयर। अच्छा ये कहना चाह रहे हो आप, हाँ। हाँ, पहली लाइन का स्लोप -½ है तो इसका -1 होगा। पहली लाइन का स्लोप -1 है तो इसका -2 होगा। पहली लाइन का स्लोप ½ है तो इसका 1 होगा। पहली लाइन का स्लोप 1 है तो 2 होगा। मैं यहाँ पे आंसर लिख के नहीं छोड़ सकती कि ये रहा आंसर। कुछ लोगों को लगता है ये इसका डबल है तो ये सेकंड लाइन का है। नहीं भाई, ये चारों पहली लाइन के हैं और इन चारों के डबल सेकंड लाइन के होंगे। तो लास्ट में थोड़ा हमें आंसर को सावधानी पूर्वक, इन्होंने कैसे लिखा, इनकी तरह लिख दो। अच्छा, इन्होंने भी बाद में दिए हैं, देखो आंसर दिए हैं इन्होंने भी बाद में। पाइथागोरस यूज नहीं करनी है। मैं कैसे 90 बना सकती हूँ, मुझे क्या पता कौन सा 90 है। बिना पाइथागोरस यूज किए मुझे बताना है
कि ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस का मेथड एक्सरसाइज 1 में हमने किया ही था, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर एक का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर, बाकी दो के स्क्वायर का सम। बट लिख के दिया है, पाइथागोरस यूज नहीं करना है, 0 मिल जाएगा। तो अब इस एक्सरसाइज से कैसे होगा, ए बी का स्लोप बताओगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा ये बताओ, y2 माइनस y1 की जगह यदि मैंने y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कर दिया, एक ही बात है, माइनस ऊपर नीचे से फॉर्म, तो यदि उल्टा पुल्टा सब्ट्रैक्ट हो जाए, नीड नॉट टू वरी। अब स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC बता दो। BC -6 अपॉन -4 3/2। AC बता दो, AC y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 -5 अपॉन -5। अब आप कहना स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC का प्रोडक्ट -1 आ गया। क्या पढ़ा था, आज ही पढ़ा है थ्योरी में। यस, अब इन्होंने पूछा नहीं है 90 किस पे बनेगा, लगाना दिमाग, 90 डिग्री इन्होंने, बस अब हम लिख देंगे देयरफॉर ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ए पे बनेगा। वेरी गुड, तभी तो ए दोनों में कॉमन है, ए पे 90 बन रहा होगा। इन्होंने पूछा नहीं, पूछ सकते हैं किस वर्टेक्स पे 90 बनेगा, पूछा नहीं। तो ये दिखाने के बाद, ए बी AC के परपेंडिकुलर दिखाने के बाद क्या शब्द लिख दो, हेंस ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बुक की लैंग्वेज में। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का ये शॉर्टकट हो गया, क्योंकि अब हम स्लोप सीख चुके हैं, वरना हमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता, 3 बार है डिस्टेंस फॉर्मूला में। चलो, लेकिन ये दे तो बेटा ऐसे ही कर लेना। ओके, आ गया लास्ट कॉन्सेप्ट, कोलिनियरिटी डिस्टेंस फॉर्मूले से बिल्कुल मना कर दी, स्लोप से ही बताओ कोलिनियरिटी, जो हमने आज लास्ट बेसिक किया था, स्लोप से ही बतानी है कोप्लानरिटी, सॉरी कोलिनियरिटी, डिस्टेंस फॉर्मूले से अलाउड। तो बस 2 स्लोप निकालना, बहुत सारे मत निकालना, AB और AC का निकाल लो बस। अच्छा, क्या AB और AC का ही जबरदस्ती है मैम, AB और BC का निकाल लो, B कॉमन हो गया, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। चलिए, AB का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, AC का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन क्या, फिर ये कोलिनियर नहीं हो सकते, आने पड़ेंगे। मैंने एक गलती कर रखी है, क्या गलती है, इम्पॉसिबल है। सोच अतुल्य, प्लीज अपना जो पॉइंट बोला है प्लीज सोच, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहाँ, अच्छा यहाँ भी गलती हो गई,
4 upon -4 because slope of AB is equal to स्लोप ऑफ AC। अब इनकी लैंग्वेज पे आ जाओ, इनकी लैंग्वेज पे आ जाओ। इसका मतलब AB इज पैरेलल टू AC बट A पॉइंट इज कॉमन इन बोथ, इज कॉमन इन बोथ। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन ओवरलैप करेंगी। इसका मतलब जब दोनों लाइन ओवरलैप करेंगी तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। तो वो जो मैं भाषा सारी बोल रही थी लास्ट टॉपिक में, वो सारी भाषा कॉपी में आ गई। अब क्यों हो गए कोलिनियर भैया? क्योंकि ए कॉमन है। कोलिनियर प्रूव नहीं करना है भाई, कोलिनियर गिवन है। नाम इन्होंने दिए नहीं, हम अपनी मर्जी से इनके नाम रख रहे हैं, रख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कट रहे। कोलिनियर गिवन है तो अब थोड़ी भाषा को चेंज करो। लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट बिकॉज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, इसलिए वेरी गुड। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है बेटे। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है बट भाषा, वहां स्लोप इक्वल दिखाया, उसके बाद कोलिनियरिटी बोली। यहां कोलिनियर दे रखे हैं इसलिए स्लोप इक्वल है। चलो ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए सी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x को इधर भेज दो, 4 को 6 के पास भेज दो। तो क्या मजेदार और क्या आसान क्वेश्चन। अब जरा मुझे सॉल्यूशन छुपा के 7 करके दिखाना। बिल्कुल रजिस्टर से छुपा लो सॉल्यूशन 7, तो मुझे लगे कि हाँ कुछ समझ आ रहा है। बिल्कुल खुद करके दिखाओ 7। असबा एंड कुहू, अब तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। स्लोप अच्छे से कर लिया था असबा आपने? यस मैम। ओके। दोबारा सेम लाइंस, बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर, स्लोप ऑफ सब लोग पूरी पूरी लाइंस लिखेंगे। ए बी का स्लोप, ए सी का स्लोप।
एच के को इधर भेज देते हैं, बी एच को उधर भेज देते हैं, क्योंकि मुझे दो चीजें एडिशन में नजर आ रही हैं टू प्रूव में। अब टू प्रूव बनाने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच के। कोई कहे एच के को ही क्यों एक साइड किया, क्योंकि हमने टू प्रूव में देखा दो चीजें एडिशन में हैं, तो इसलिए हमने एडिशन वाली दोनों चीजों को एक साइड कर लिया। और जैसे ही हम एच के से डिवाइड करेंगे, अपने आप टू प्रूव क्रिएट हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। क्या मजेदार और क्या आसान एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। जो स्ट्रेट लाइंस मेन चैप्टर है वो शुरू होगा 17.4 से। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको कुछ कंडीशन देंगे, कहेंगे लाइन की इक्वेशन लिखो। जो 10th में लाइन की इक्वेशन होती थी 2x + 3y - 5 = 0, तो अलग अलग कंडीशन में इक्वेशंस ऑफ लाइन कैसे लिखी जाती हैं वो पढ़ाया जाएगा आगे। बट कल हम इसी को कंप्लीट करेंगे जिससे वो ब्रेक ना हो, क्योंकि 17.4 इज अ वेरी लेंथी वन। कुछ कट नहीं है, लेंथी चैप्टर। हाउ मेनी एक्सरसाइज, लेंथी चैप्टर। बट दिस इज द सेकंड लास्ट, एक ही चैप्टर तो बचा सिलेबस के लिए, उसके बाद रिवीजन शुरू। ओके, पैरेललोग्राम 17.1 में भी प्रूव किया था। कैसे 17.1 का मेथड रिकॉल कराना, वो यूज नहीं करना है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर दिखा दो, हो गया पैरेललोग्राम। और कभी कभी एक वर्टेक्स मिस कर देते हैं ये लोग और कहते हैं पैरेललोग्राम है, तो वो चौथा वर्टेक्स निकालो। बट इन्होंने कहा पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो हम दोनों का मिड पॉइंट सेम दिखा देते 17.1। बट अब क्या मेंशन्ड है, यूजिंग, सोचना जरा, सॉल्यूशन बिना देखे सोचो। स्लोप से डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं। पैरेललिज्म की क्या कंडीशन थी, स्लोप्स इक्वल होते हैं। इसका स्लोप इसके इक्वल दिखा दो, इसका स्लोप इसके इक्वल दिखा दो, अपोजिट पेयर पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो स्लोप से वही सारी पुरानी चीजें आसान हो रही है उल्टा। अब यदि ये मेंशन ना करें यूजिंग स्लोप और हमने कर दिया 17.1 से, तो नंबर कटने का कोई मतलब नहीं बैठता। मेंशन कर दिया, अब मेरी मजबूरी हो गई। स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 upon x2 - x1, slope of dc y2 - y1 upon x2 - x1, because slope of AB is equal to slope of DC, इसलिए AB is parallel to DC। अब सिमिलर स्टेप्स सारा दोबारे, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ CB या BC एक ही बात है। फिर ये वाले दो स्टेटमेंट दोबारे, बिकॉज slope of AD is equal to slope of BC, therefore AD is parallel to BC, और अपोजिट साइड पैरेलल हो चुकी हैं, hence ABCD is a parallelogram। पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में करके आइएगा एग्जाम में, एकेडमिक में शॉर्टकट मत चलाना। MCQ में कितना भी शॉर्टकट कर देना कोई बात नहीं, बट डिस्क्रिप्टिव में शॉर्टकट मत करना।
रीजन ये लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हैंस इट इज द पैरेलल। क्या रीजन लिखना चाह रहे हैं हम? ये लिख तो दिया। हाँ बेटा, ये तो थ्योरम ही है ना, यदि स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। यही इसी के अंदर तो रीजन है। दो लाइनों के स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। बेटा जहां रीजन की जरूरत होती है वहां हम लिखते हैं, यहाँ ये खुद ही रीजन है। ये रहा बिकॉज, ये रहा देयरफॉर। बेटा बिकॉज ही तो होता है रीजन में। सुन, यदि मैं 1/6 के बाद डायरेक्ट ये लिख देती तो ये ब्रैकेट में चला जाता। क्यों है पैरेलल? जिस स्लोप इक्वल है वो मैंने मेन उसमें लिख दिया। यही तो रीजन है, बिकॉज वाला ही तो रीजन होता है। नो होमवर्क फॉर द डे, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। बचे हुए एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कल हम यही करेंगे। अब एक और हो सकता है, शायद 9th और हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल बनाना है, कहीं पैरेललोग्राम बना लो, टेढ़ा मेढ़ा बना देना। अच्छा, ये तो बहुत इजी है। कौन एक्सप्लेन करेगा क्यों इजी है? मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इन्हीं के वाले नाम लिख दूं, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। अब बोलो जानवी। मिड पॉइंट फॉर्मूला से पी क्यू निकाल लेंगे, ओके देन। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल, जब मिड पॉइंट फॉर्मूला 17.1 से पी क्यू आर एस निकालना है, और उसके बाद सेम एग्जाम्पल नंबर 8, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाना है। पी क्यू और आर एस का स्लोप इक्वल दिखा देना, पी एस और आर क्यू का स्लोप इक्वल दिखा देना, एग्जैक्टली सेम। कर लो इसे, यही पूरा कर लो, मैं क्या करूंगी बोर्ड पर। बट लास्ट के 2 डिफरेंट है, वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है। लास्ट के 2 में टाइम लगेगा, वे टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा से। Thank you, ma'am.